कुछ ही देर में वो दोनों रॉय कंपनी के आगे खड़े थे। ओमकार सुमायरा को अंदर चलने के लिए कहता है और जब वो दोनों अंदर जा रहे थे तो वहां मौजूद लोगों की नजरें उन दोनों को घूर रही थी और ये बात सुमायरा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। हालांकि ओमकार को इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस सुमायरा का हाथ थामे उसे अपने केबिन में लेकर जा रहा था। सुमायरा ओमकार के कैबिन में इधर से उधर चक्कर काट रही थी और सारी चीजों को अच्छे से देख रही थी कि तभी ओमकार की आवाज उसके कानों में पड़ती है। मुझे तुम्हारे यहाँ आने का कारण तो बता दो। समायरा उसकी तरफ पलटती है और कहती है, बताया तो था कि तुम पर नजर रखने आई हूँ कि कहीं तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ तो नहीं होते ना। ओमकार उसकी इस बात पर हंस देता है और कहता है, इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है। समायरा का दिल उसके ये बात सुन धड़क उठता है, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओमकार अपनी जगह से खड़ा होता है और समायरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं हूँ। समायरा अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझसे दूर रहकर भी बात कर सकते हो। ओमकार एक जगह रुक जाता है और कहता है, यार असली बात तो बता दो कि यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने आई हो। समायरा मन ही मन खुद से कहती है, अब क्या कहूँ इसे, ये तो मान ही नहीं रहा। वैसे असली बात तो यही है कि मैं यहाँ पर मिस्टर राजवीर पर नजर रखने आई हूँ। ओमकार उसके चेहरे के आगे अपना हाथ घुमाता है और कहता है, कहाँ खो गई अब। समायरा जल्दी से अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, कहीं भी नहीं, बस कुछ सोच रही थी। ओमकार अपना सिर हिला देता है और अपना काम करने लग जाता है, पर उसका सारा ध्यान समायरा पर ही था जो बार बार दरवाजे के बाहर देख रही थी, और वहीं समायरा का पूरा ध्यान ओमकार के सामने वाले कैबिन में बैठे राजवीर पर था जो अपना काम कर रहा था। तभी समायरा ओमकार से कहती है, वैसे एक बात पूछूं तुमसे। बोलो। ओमकार बस इतना ही कहता है, क्या मिस्टर राजवीर ऑफिस टाइम में हमेशा अपने कैबिन में ही रहते हैं। समायरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तो वहीं ओमकार एक झटके के साथ अपना लैपटॉप बंद कर देता है और समायरा को घूर कर देखता है, और उसके ऐसे देखने से समायरा कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। ओमकार अपनी आंखों को छोटा किए उसे देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे डैड में इतना इंटरेस्ट क्यों है। समायरा उसे सीधे सीधे कहती है, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और तुम बताओगे या नहीं। ओमकार थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में कहता है, नहीं, बहुत बार वो बीच में कहीं चले जाते हैं। ओके, और कहाँ जाते हैं ये मालूम है क्या तुम्हें। समायरा अपना अगला प्रश्न पूछती है तो ओमकार उसी टोन में जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ओके, और कुछ अजीब हो तुम्हारे डैड के बारे में जो तुम्हें पता हो। समायरा उससे आगे पूछती है तो इस बार ओमकार से रहा नहीं जाता और वो अपनी जगह से खड़ा होता है और समायरा के पास जाकर उसे बाजू से पकड़ अपने करीब कर लेता है और कहता है, तुम्हें क्या करना है ये सब जानकर, और मैं कोई दिन भर उनके पीछे नहीं घूमता फिर रहा हूँ जो मुझे सब पता हो, और तुम उनमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। कहीं अब तुम्हें ये तो याद नहीं आ रहा ना कि तुम उनसे भागकर शादी करने वाली थी। समायरा उसकी आंखों में देख रही थी जहां पर गुस्से के साथ साथ थोड़ी जलन के भाव भी थे, और फिर वो धीरे से कहती है, मेरा हाथ क्या हुआ। ओमकार उससे पूछता है तो समायरा अपने हाथ की ओर इशारा करती है जिसे ओमकार ने पकड़ रखा था, और उसी हाथ पर समायरा को कल चोट भी आई थी। ओमकार जल्दी से उससे दूर होता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है और फिर कैबिन के बाहर चला जाता है। उसके वहां से जाते ही समायरा खुद से कहती है, तू ये क्या कर रही थी समायरा। हाँ, राजवीर के बारे में पता करना जरूरी है, पर इस चक्कर में ये मत भूल कि तू उसके बारे में उसके बेटे से बात कर रही है जिससे तेरी शादी हुई है, और अपने पति के सामने उस इंसान के बारे में बात कर रही है जिससे तू पहले शादी करने वाली थी, और अब तुझे उससे कुछ भी नहीं पूछना है, बस खुद ही राजवीर पर नजर रखनी है, समझी।
समायरा खुद से ये सब कहती है और गहरी सांस लेती है। समायरा ओमकार के कैबिन में अकेली थी और बाहर की तरफ देख रही थी जहाँ से पूरा शहर दिखता था। तभी पीछे से किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। समायरा पलटकर उस तरफ देखती है तो वहाँ पर ओमकार खड़ा था। ओमकार बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। और वहीं समायरा की नज़रें उसके ऊपर थी। ओमकार का चेहरा देख वो समझ जाती है कि इस समय उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। समायरा ओमकार के चेहरे की तरफ देखती है, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि ओमकार का मूड ठीक नहीं था। ओमकार अपना काम करने लग जाता है और एक बार भी समायरा की तरफ नहीं देखता और उसके इस तरह से इग्नोर करने से समायरा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि तभी ओमकार की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अगर बाजू में दर्द हो रहा हो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। समायरा झट से कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ठीक है, इतना कहकर वो वापस से अपने काम में लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ राजवीर के कैबिन में उसके फ़ोन पर मोना का फ़ोन आता है और उसकी बात सुन राजवीर कुछ परेशान हो जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। राजवीर वहां से जा रहा था कि समायरा की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो भी बिना कुछ कहे वहां से उसके पीछे चली जाती है और उसे यूं जाता देख ओमकार खुद से कहता है, ये कहाँ जा रही है। इतना कहकर वो समायरा को आवाज़ भी लगाता है, पर समायरा का इस समय पूरा ध्यान राजवीर के ऊपर था, जिसे वो यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो ओमकार की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। राजवीर ऑफिस से निकल सीधा पार्किंग एरिया में आता है और बिना देरी किए अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं समायरा भी उसके पीछे पीछे ओमकार की कार लेकर चली जाती है। राजवीर की कार सड़क पर दौड़ रही थी। वो पूरी गति से कहीं जा रहा था और वहीं उसे इतनी तेजी से कार चलाता देख समायरा खुद से कहती है, ये कहाँ जा रहे हैं। जो भी हो, जहाँ भी जाएं मुझे सावधान रहकर इनके पीछे जाना ही होगा और इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। राजवीर अपनी कार को एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है और वहां से दो तीन मोड़ मुड़ते हुए अपनी कार एक घर के सामने रोक देता है और जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर चला जाता है। और वहीं समायरा भी अपनी कार कुछ दूरी पर रोकती है और सामने देखते हुए कहती है, ये ससुर जी कहाँ आ गए। कहीं यहाँ पर भी तो उन्होंने कुछ छुपा कर तो नहीं रखा ना। ये कहते हुए समायरा भी राजवीर के पीछे पीछे धीमे कदमों से चलते हुए घर के अंदर चली जाती है। समायरा घर के अंदर जाती है और देखती है कि घर में काफ़ी अंधेरा था। वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है और मन ही मन खुद से कहती है, ये इतनी अंधेरी जगह पर क्या करने आए हैं। समायरा ये कहते हुए बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रही थी कि उसके आगे अचानक से कोई आ जाता है और अचानक से घर की सारी लाइट्स जल उठती हैं और समायरा चौंक कर एक कदम पीछे हट जाती है और कहती है, आ, आप यहाँ पर। समायरा के ऐसा कहते ही उसके सामने खड़े राजवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए समायरा की तरफ देखने लग जाता है। समायरा पीछे हट रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और देखती है कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कोई और नहीं बल्कि मोना थी, पर समायरा उसे नहीं जानती थी। राजवीर समायरा के बिल्कुल सामने खड़ा था और वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा समायरा कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो जो मेरा पीछा करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। वैसे सच बताऊं तो मुझे पता तक नहीं चलता कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, पर तुमने एक गलती कर दी। समायरा उसकी तरफ देखती है तो राजवीर उससे कहता है, और वो गलती ये थी कि तुम मेरे पीछे ओमकार की कार लेकर आ गई और उसे मैंने पहचान लिया, पर पहले मुझे लगा कि शायद ओमकार मेरा पीछा कर रहा है, पर नहीं, वो तुम थी। समायरा उसे देखते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो आप ये सब। राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, जानना चाहती हो तो सुनो। क्योंकि मुझे ओमकार का पैसा चाहिए, समझी। वो आपको अपना पिता मानता है और आप उसकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। समायरा गुस्से में उससे कहती है
तभी मोना समायरा के आगे आती है और कहती है, पिता समझता है। रियली? समायरा उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम कौन हो? मोना एक नज़र समायरा को देखती है तो वो हाँ में सिर हिला देता है। तो मोना धीरे से समायरा के कान के पास जाकर कहती है, तुम्हारे प्यारे ससुर जी की इकलौती बेटी और तुम्हारी मुंह बोली ननंद। समायरा उसके मुंह से ये सुन हैरान रह जाती है और बेयकीनी से उन दोनों की तरफ देखने लग जाती है कि तभी राजवीर कहता है, पता है समायरा, मैं यहाँ पर मोना के लिए आया था क्योंकि उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें मुझ पर शक था, जिस कारण तुम मेरे पीछे आई थी, पर तुमने यहाँ आकर हमारा काम ही बहुत आसान कर दिया है। तभी मोना उससे कहती है, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे कारण ही हमारा बदला पूरा होगा, तुम्हारे माँ बाप से। कैसा बदला? समायरा उससे पूछती है तो मोना गुस्से में कहती है, मेरी माँ का बदला, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के कारण ही वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। समायरा उससे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। पता है, तुम्हारी माँ ने मेरी मम्मा को वो सब कह दिया जिस कारण मेरी मम्मा डिप्रेशन में चली गई और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। मोना लगभग चिल्लाते हुए कहती है तो राजवीर उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। वहीं समायरा शांति से उससे पूछती है, क्या बता दिया था? यही कि मेरे डैड ने किसी और से शादी कर ली है और ना जाने क्या क्या कहा मेरी मम्मा ने, से ऐसी दोस्ती निभाई तुम्हारी माँ ने कि उनके जान ही ले ली। अरे डैड, हम दोनों के लिए ही तो उस परिवार में गए थे ना, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सके, पर तुम्हारी माँ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम भी कभी अमीर हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार के बराबर हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सब मेरी मम्मा को बता दिया था। मोना लगभग रोते हुए कहती है और वही समायरा शांति से उसे देखती रहती है, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि मोना की मानसिक हालत ठीक नहीं है और आज वे खुद की गलतियों को दूसरों के सिर मढ़ रहा था। समायरा को कुछ ना कहता देख मोना उससे कहती है, अब क्यों चुप हो, बोलती क्यों नहीं? थी ना तुम्हारी माँ की गलती, बोलो। समायरा अब वहाँ और नहीं रुक सकती थी, उसे कैसे भी कर यहाँ से निकलना था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेकर जाने लगती है कि राजवीर उसे जाते हुए देख लेता है और चिल्ला कर कहता है, रुको। समायरा जल्दी से वहाँ से भागने लगती है कि राजवीर के आदमी अचानक से कहीं से आ जाते हैं और समायरा को पकड़ लेते हैं और राजवीर उन्हें समायरा को कुर्सी के साथ बांधने को कहता है। समायरा उनसे छूटने की कोशिश करती है, पर वो लोग एक कमरे में समायरा को ले जाकर बांध देते हैं और उस पर निगरानी रखने लग जाते हैं। और वहीं मोना की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिस कारण राजवीर डॉक्टर को वहां पर बुलाता है और मोना को उसके कमरे में लेकर चला जाता है। डॉक्टर मोना को इंजेक्शन देकर आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और राजवीर सोचने लग जाता है कि अब आगे वो क्या करे, क्योंकि अगर समायरा घर से गायब रहेगी तो उसे यकीन था कि ओमकार उसे ज़रूर ढूंढने में लग जाएगा और वो समायरा को छोड़ भी नहीं सकता था। वही समायरा एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और समायरा जब नजरें उठाकर सामने देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पर ओमकार खड़ा था। ओमकार उसके पास आता है और उसके हाथों को खोलता है और समायरा आजाद होते ही उससे पूछती है, तुम तुम यहाँ पर कैसे आए? ओमकार बिना उसकी तरफ देखे कहता है, जब तुम ऑफिस से यहाँ जाने के लिए निकली थी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था, और जब तुम और डैड यानी कि मिस्टर राजवीर बात कर रहे थे तो मैं भी वहीं बाहर खड़ा था और सब सुन रहा था। समायरा ये सब सुन चौंक जाती है और ओमकार की आंखों में देखती है और उसकी आंखें इस समय लाल थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी रोक कर आया है। समायरा उससे कहता है, कुछ देर में पुलिस भी आती होगी। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और उससे पूछती है, पर तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो राजवीर के आदमी थे ना? ओमकार उसे बताता है कि बाहर गुंडे थे, पर वो उन्हें पीट कर उसे छुड़ाने आया था और फिर वो दोनों वहां से बाहर आते हैं तो अचानक से उनके सामने एक गन आ जाती है जो राजवीर के हाथ में थी और वो गन लेकर उन दोनों की तरफ ही बढ़ते हुए कहता है, ओह, तो मेरा बेटा भी यहीं आ गया। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों का काम मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। ओमकार उससे कहता है,
मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी डैड। राजवीर उससे कहता है, किसी से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। ये कहकर राजवीर हंस देता है और जैसे ही वो ओमकार और सुमारा पर गोली चलाने वाला होता है तो उसके हाथ पर एक गोली आकर लगती है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। राजवीर के ठीक पीछे पुलिस वाले खड़े थे और वो आकर राजवीर को पकड़ लेते हैं। तो राजवीर ओमकार की तरफ देखता है और कहता है, ये यहाँ कैसे आए? ओमकार पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखता है और कहता है, इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर। पुलिस वाले राजवीर को लेकर चले जाते हैं और फिर समारा ओमकार से कहती है, ओमकार वहाँ पर उनकी बेटी मोना भी है और मुझे लगता है कि वो मेंटली तौर पर बीमार है। ओमकार हाँ में सिर हिलाता है और फिर अपना फ़ोन निकाल डॉक्टर को फ़ोन कर मोना की सारी सिचुएशन बताता है और डॉक्टर को मोना को लेकर जाने को कहता है। समारा उसे देखते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? ओमकार हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर माँ। अपनी माँ के बारे में सोच ओमकार परेशान हो उठता है, पर समारा उसे अलका जी के बारे में सब बता देती है कि वो विराजवीर से डाइवोर्स लेने वाली थी। और वो समारा की बताई बातें सुन ओमकार हैरान रह जाता है और फिर उसे लेकर घर के लिए निकल जाता है। रॉय मैंशन में आते ही ओमकार अलका जी और बाकी सबको राजवीर के बारे में बता देता है और उसकी बातें सुन अदीप और सुरेखा हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि राजवीर ने पहले भी किसी से शादी की थी और तो और उसकी एक बेटी भी थी। वहीं समारा ने अलका जी को किसी तरह संभाल रखा था। काफ़ी समय बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब ओमकार अपने कमरे में आता है तो समारा उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, ओमकार क्या तुम सच में ठीक हो ना? ओमकार बिना उसकी तरफ देखे कहता है, हाँ मुझे क्या होना है? सुमायरा उसके करीब आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम खुद भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या हुआ है। अपने गुस्से को बाहर निकाल दो ओमकार, ये तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफ देगा। ओमकार उसकी तरफ अपनी नज़रें घुमाता है और कहता है, मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं है और तुम क्यों मेरे बारे में इतना सोच रही हो? ये कहकर ओमकार वहां से बाथरूम के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही समायरा खुद से कहती है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा तुम तकलीफ में हो। वहीं बाथरूम के अंदर ओमकार शावर चालू करता है और उसके नीचे खड़ा हो जाता है और पानी उसके सिर से होते हुए उसे पूरी तरह से भिगो रहा था। ओमकार ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और उसके दिमाग में समारा की कई बातें गूंज रही थी। काफ़ी समय बीत जाता है पर ओमकार बाहर नहीं निकलता और समारा उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। कि तभी उसके कानों में शीशे के टूटने की आवाज़ पड़ती है और अचानक से आई ये आवाज़ सुन समारा डर उठ जाती है और इसके बाद एक चूजे टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और वहीं समारा जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती है और पूछने लगती है, ओमकार क्या तुम ठीक हो? ये टूटने की आवाज़ कैसी है? ओमकार बोलो कुछ। समारा दरवाज़ा खटखटाते हुए ये सब पूछ रही थी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था और समारा परेशान होकर इधर से उधर चक्कर काटने लग जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद ओमकार बाथरूम से बाहर निकलता है और उसने अपनी कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और उसे आता देख समारा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है, ओमकार तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर कोई और भी रहता है? ओमकार उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो समारा अपने हाथ की उंगलियों को अपनी आंखों से नीचे कर उसकी तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है और जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ये इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम अंदर? ओमकार के पूरे हाथ से खून बह रहा था पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वही समारा इस बात से काफ़ी परेशान हो उठी थी। वो ओमकार को ले जाकर बेड पर बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके हाथ पर से खून साफ कर पट्टी बांधने लग जाती है और साथ में उसे डांटने भी लग जाती है। समारा थोड़ा गुस्से होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए कहा था, ना कि खुद को चोट पहुंचाने के लिए, और ऐसा कौन करता है? वहीं ओमकार उसके चेहरे को देख रहा था और फिर वो उससे कहता है, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? समारा वैसे ही कहती है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही।
वो तो मैं बस ऐसे ही क्या? ओमकार उससे पूछता है तो सुमायरा उसकी आंखों में देखने लग जाती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि क्यों वो ओमकार की फिक्र कर रही थी। सुमायरा वहां से खड़े होते हुए कहती है, तुम्हारी पट्टी बन चुकी है और अब जाकर अपने कपड़े लो, मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकती। ओमकार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सुमायरा से कहता है, क्यों क्यों नहीं देख सकती? कहीं मुझे ऐसे देख तुम्हें अपने अंदर कुछ महसूस तो नहीं हो रहा ना?